आपने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट देखा, ग्रेविटी को समझा कि बेसिकली ग्रेविटी क्या चीज़ है, डिफरेंट मैंने आपको पिक्चर से भी दिखाया कि ग्रेविटी क्यों है। अब उसके बाद समझते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली क्या है, कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है। तो सबसे पहले फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में डेफिनेशन बताता है आपको कि सर अ फोर्स, यहाँ पे लिखते हैं शॉर्ट सी करके, यहाँ पे अ फोर्स ड्यू टू विच बॉडी इन यूनिवर्स attracts other body is named as force of gravitation. Force of gravitation बेसिकली क्या कहता है? A force due to which body in a universe attracts other body is named as. आपके पास वो फोर्स जिसमें यूनिवर्स में पाई जाने वाली जितने भी बॉडीज हैं, जितने भी असाम हैं, उसमें पाए जाने जितने भी बॉडीज हैं, अगर वो बॉडीज दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो उनकी अट्रैक्शन में जो फोर्स यूज होती है, दिस इज नाउन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो हमारे पास यूनिवर्स में हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है विद डिफरेंट फोर्स, विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड के बाद डिफरेंट उसके डिफरेंस होते हैं इसके बाद। इसके बाद फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बाद आपके पास आता है जी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बेसिकली जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, ये भी न्यूटन ने ही रिप्रेजेंट किया था हमारे पास, न्यूटन्स लॉ। ठीक है, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में न्यूटन के 3 लॉ पढ़े हैं, फर्स्ट लॉ पढ़ा, सेकंड लॉ पढ़ा, थर्ड लॉ पढ़ा, थर्ड चैप्टर में सॉरी। इसी तरह ये भी न्यूटन का ही लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ। तो अभी इस लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको ओवरव्यू दिया तो उसमें मैंने बताया कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली क्या है। इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मैथ्स और अर्थ से क्या रिलेशन है, ये हमने उसके कॉन्सेप्चुअल लिंकेज में पढ़ा था। ठीक है, तो इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अच्छे तरीके से समझिएगा कि बेसिकली लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। उसके बाद आपको आसानी होगी किस चीज़ में, मैथ्स ऑफ अर्थ को अंडरस्टैंड करने में कि बेसिकली मैथ्स ऑफ अर्थ क्या होता है। ठीक है, या मैथ्स ऑफ अर्थ को हम कैसे इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ न्यूटन। तो स्टेटमेंट इसकी क्या है, स्टेटमेंट इसकी ये है जिस स्टेटमेंट में आपको कहता है, अगर आपको स्टेटमेंट नजर आ रही है, बुक से आप वैसे देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि बेसिकली न्यूटन लॉ क्या है। ठीक है, कहता है एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये देखें, जो हमने यहाँ पे बात की कि मेरे पास यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पे उसने कहा एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। जाहिर सी बात है, दो बॉडीज आपस में कनेक्ट, देखें यहाँ छोटे होते हैं, हम क्या करते थे, मैग्नेट वाला प्रोसेस करते होते थे। हालांकि वो मैग्नेटिक फोर्स होती है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। दो मैग्नेट्स आपके पास होते थे, ये चेक करें मेरे काम जरा दो मैग्नेट्स होते थे आपके पास। ठीक है, और वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होते थे, अट्रैक्ट कर रहे होते थे। ठीक है, अट्रैक्शन की होती थी, दोनों अपोजिट चार्ज पे होते थे बेसिकली। वो जैसे अभी ये पेन थे, दोनों अपोजिट थे। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। हालांकि इसमें तो मैग्नेट हम कहते थे ना, मकनातीस जिसको कहते थे। इसी तरह हमारे पास एक नेचुरली तौर पर कुदरत में ये है कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, इस चीज को अंडरस्टैंड रखिएगा, माइंड में रखिएगा। और फोर्स देयर मैसेज ड्यू टू इट रेजिस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझना है तो उसकी दो चीज़ें याद रखें। आपके पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो फोर्स बयान की जा रही है, फोर्स क्या है, कोई भी बॉडी यूनिवर्स में जो दो बॉडीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, उनके अट्रैक्शन में जो फोर्स यूज हो रही है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज के। ठीक है, फिर अब देखें यहाँ पे आपके पास दो मैसेज हैं, इस चीज़ को यहाँ से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आपके पास दो मैसेज हैं, फर्ज कर लें एक ये मैस है आपके पास, ठीक है, और आपके पास एक मैस ये है, ये एक मैस है। ठीक है, ये दो मैसेज हैं, ये एक दूसरे से डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, कुछ डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं। इसको मैं कहता हूँ दिस इज नाउन एज M1, दिस इज नाउन एज M2। मैस 1 मैस 2, ये एक मैस है, ये दूसरा मैस है। अब बाय द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ही सेड दैट अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट किसको कहते हैं, ज़रब को कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन है आपके पास। ठीक है,
प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, इनके मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट, डायरेक्टली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर एक चीज़ इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। डायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन तब आता है आपके पास, ये आपने 8th क्लास में मैथ में पढ़ा होगा, डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन, जब आपके पास वैल्यूज़ जो हैं दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन होता है, और इन क्वांटिटीज़ में रिलेशन में आपके पास दो वैल्यूज़ जो हैं, अगर एक इंक्रीज होती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है, देखें। और अगर दूसरी डिक्रीज होती है तो ये दूसरी भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो रही होती है, देखें। अगर जैसे ये मैंने आपको मैग्नेटिज्म की मिसाल दी थी, ये देखें ये दो बॉडीज़ हैं, ये दोनों आपस में अट्रैक्शन कर रही हैं। अब जितनी ये करीब आती जाएंगी इनकी फोर्स ज़्यादा होती जाएगी। छोटे होते कि हम हरकत करते होते थे, क्या करते थे, मैग्नेट को रखते थे इस तरह क्लोज, कोशिश करते कि एक दूसरे से ना जुड़े, लेकिन ये एट लास्ट जुड़ जाते थे एक दूसरे से, ठीक है। अब हम इसको जितना करीब लाते जाएंगे इनकी फोर्सेस बढ़ती जाएंगी, मीन्स इनको करीब लाने से हमारे पास फोर्सेस बढ़ेंगी और इनको दूर जाने से क्या होगा, फोर्स इसकी वीक होती जाएगी। बेसिकली जितना इनका, ये हम अभी बात करें मैथ्स की, ये मैंने फर्दर आपको सिर्फ समझाने के एग्जाम्पल दिए, हम बात करें इसके मैथ्स की। मैथ्स के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब जितना मैथ्स बढ़ता जाएगा इनकी फोर्स बढ़ती जाएगी। ये देखें, ये मैग्नेट अगर इस साइज के ऐसे बड़ा करते जाऊंगा तो फोर्स ज़्यादा होती जाएगी, इससे बड़ा करते जाऊंगा तो फोर्स ज़्यादा होती जाएगी। तो ये मैथ्स के इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये मुझे समझ आ गया कि अगर ये मैसेज बढ़ जाएंगे इनके, ठीक है, अगर मैं इन दोनों का मैथ्स बढ़ा दूंगा तो ये बढ़ जाएंगे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स किसकी है जी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दम। अब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को आप यहाँ पे शो करेंगे डी से, ये आपके पास स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दम, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है, दिस इज डी, ये इसके स्क्वायर का इनवर्स रिलेशन होगा। इनवर्स रिलेशन का मतलब है फोर्स बढ़ेगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो अभी हम समझ रहे थे। ये देखें, ये कॉन्सेप्ट देखें, आपके पास ये दो मैसेज हैं, ठीक है, ये दो मैसेज हैं, इन दो मैसेज में देखें डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस अभी इनमें मैक्सिमम है, इनमें फोर्स क्या होगी, वीक होगी, मींस डिस्टेंस ज़्यादा होने से फोर्स कम हो जाएगी, और अगर फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करीब लाते जाऊंगा तो जो हम छोटे से करते थे, मैं बता रहा था अभी, तो ये फोर्स ज़्यादा हो रही है क्योंकि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा है, तो ये इनके दरमियान क्या है, डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, और अगर दूसरी डिक्रीज हो रही है तो पहली इंक्रीज हो रही है। तो ये आपके पास इस स्टेटमेंट, इसकी स्टेटमेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपके पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि अगर दो मैसेज आपके पास मौजूद हैं और उन दो मैसेज में अट्रैक्शन है आपके पास, तो उनकी अट्रैक्शन की फोर्स जो है उनके मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसी तरह जो उनके डिस्टेंस है, और डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मेरे दो कॉन्सेप्ट हैं कि मैथ्स को बढ़ाते जाएं फोर्स ज़्यादा होती जाएगी, डिस्टेंस कम करते जाएं तो फोर्स कम होती जाएगी, प्रैक्टिकली भी मैंने आपको बता दी है। इसके बाद देखें, इनको हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। कंबाइन कैसे करते हैं जी, कंबाइन हम इसको ऐसे करेंगे, हम इसको लिखेंगे ऐसे, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर डी स्क्वायर, ठीक है। हम इसको इस तरह कंबाइन कर लेंगे दोनों क्वेश्चंस को, इसको क्वेश्चन 1 कहेंगे, इसको क्वेश्चन 2 कहेंगे। फर्दर अब हमें पता है कि जब भी हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करना है, दिस इज अ साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वी यूज द कांस्टेंट जी। व्हाट इज जी, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है इससे रिलेशन के अबाउट, मैं आपको बताऊंगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का टॉपिक जब पढ़ाऊंगा, या वैल्यू ऑफ जी वाला, या मैथ्स ऑफ अर्थ का, उसमें बताऊंगा कि हमें पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होता है। जी ये जी क्या है, हमें पता होता है कि ये कोई ना कोई कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, सो दिस जी इज नाउन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मे भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा कि व्हाट इज अ क्वेश्चन अबाउट दैट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। हाँ जी, हर कांस्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू होती है, इस वैल्यू है 6.63673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ जिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखें इसकी वैल्यू कितनी स्मॉल है इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, और ये हर जगह ही सेम रहती है, तो ये इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, 10⁻11 में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। अगर आपने इसका यूनिट फाइंड आउट करना है तो यूनिट फाइंड करने का आसान तरीका होता है ये कि आपने जिस वैल्यू को यूनिट फाइंड करना है उसको वहीं पर रहने दें, बाकी वैल्यूज को इधर उधर शिफ्ट कर दें, मीन्स के जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगी, और जो डिवाइड हो रही है तो साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आपके पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि आपके पास क्या कहते हैं इसे,
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस तरह यूज़ किया जाएगा, मास ऑफ अर्थ में किस तरह रिलेशन, इसका बहुत आसान है। अब इसकी थोड़ी सी बात मैं कर रहा था कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बहुत स्मॉल है, जिसकी वजह से हमें ये फील नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे इसने कुछ आइडेंटिफिकेशन इसकी दी हुई है, ये मैं थोड़ी सी पढ़ के बता दूँ आपको। कहता है द फोर्स ऑफ रिट्रैक्शन बिटवीन अराउंड अस इज वेरी स्मॉल एंड वी डोंट फील इट। ये जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.673 × 10⁻⁻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 फील कर रही है। ठीक है, मैंने आपको अभी जब स्टार्ट किया था इसका तो मैंने बताया था कि यार ये जो ग्रेविटी की फोर्स है ये बहुत वीक होती है। वीक होने की वजह ये है कि सर इसकी वैल्यू जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है वो बहुत स्मॉल है। कहता है सिंस द मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज इट अट्रैक्ट्स नियर बाय ऑब्जेक्ट्स विद अ सिग्निफिकेंट फोर्स। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज रिजल्ट ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि हम इसको डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशन की वजह से वेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो जी जो है, जो जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं आपको बताऊंगा कि जी किस पे डिपेंड कर रहा होता है। अभी तक के इसके लिए याद रखें ग्रेविटेशन कांस्टेंट के लिए कि इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है, वैल्यू इज सो स्मॉल। ठीक है, सो हम इसको फील नहीं करते हैं अपनी रियल लाइफ में या डेली लाइफ में बेसिकली। तो ये आपके पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मास ऑफ अर्थ होगा। तो कोशिश करूंगा कि मैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड मास ऑफ अर्थ को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस कर दूं। आप इसको याद रखिएगा, अच्छे तरीके से इसको डिस्कस करिएगा। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर का। 5th चैप्टर बेसिकली आपके पास लॉन्ग थ्योरी पार्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल के लिए भी एज वेल एज इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने ओवरव्यू ऑफ चैप्टर 5 में डिस्कस किया था कि बेसिकली हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें प्रॉब्लम्स भी सोल्व करेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अबाउट। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर ये समझ आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।